वो है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसकी इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है और इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको ग्राफ्स के थ्रू शो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम असल में है क्या। So what is chemical equilibrium? There are two types of reactions, irreversible reactions और reversible reactions. अब irreversible reactions कौन से होते हैं? In which the reactants completely convert into products and complete the reaction. अब आपको पता है कि इस एरो के लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ होती है उसे आप रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो राइट साइड पे है उसे आप क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब इस इक्वेशन में ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। ये जो एरो है, आप देखें ये यूनिडायरेक्शनल एरो है। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सोडियम और वाटर कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये एक अल्कली बनाते हैं, बेस बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तमाम मेटल्स का जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो इसमें वो बेस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये आपको याद रहेगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो है वो है HCl की और वाटर की। HCl और वाटर की एग्जांपल में जो वाटर है, इट टेक्स H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl और क्लोरीन जो है वो एज अ क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाता है। ये जो AQ लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट आयन्स आर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें आपके पास जो एरो है वो क्या है? इरिवर्सिबल है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं दे विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पर अगर आपने सोडियम मेटल लिया हुआ है, इसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट है, उसके साथ आपने वाटर लिया हुआ है, तो इन दोनों की जो अमाउंट है वो फुली कंज्यूम हो जाएगी और वो क्या बना देगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना देगी। अब देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन to form products, and then products convert back into the reactants until the concentration of both reactants and products become equal. इसको समझने के लिए अमोनिया की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है जो कि कॉमनली यूज की जाती है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग अमोनिया, ये जो है अमोनिया की प्रोडक्शन बताई गई है। इसमें लार्ज स्केल में जो यूज भी होती है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी, उसके अंदर भी इस जो प्रोसेस का नाम है उसे क्या कहते हैं? हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। उस हैबर्स प्रोसेस में ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ये मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ। तो ये क्या होता है? हैबर्स प्रोसेस होता है। अब इसका मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगी गैसेस तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? अमोनिया में। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अमोनिया वापस कन्वर्ट हो जाती है किसमें? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं इसको कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? अमोनिया में। और अमोनिया वापस कन्वर्ट हो रही है किसमें? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो इसमें ये होता है कि अब क्वेश्चन ये है, ये तो क्या ऐसे ही होता रहेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे? ऐसा नहीं है। इसमें एक पॉइंट आएगा जिसमें आपके पास एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी कि दोनों तरफ का जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। रेट का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन हैपनिंग पर यूनिट टाइम। तो वो दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उस स्टेज के बाद या उस पॉइंट के बाद फर्दर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस जो हैं वो यानी प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी, बल्कि वो जो पॉइंट होगा उसी के ऊपर स्टेबल रहेगा ये रिएक्शन। और वो जो पॉइंट होता है उसे आप क्या कहते हो? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इक्वल हो जाती है। इसको नेक्स्ट में देखते हैं अभी आगे। In a system at equilibrium, both the forward and reverse reactions are being carried out
As a result, we write this equation with a double arrow. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दो रिएक्शन हो रहे हैं कि ये जो N2O4 है इससे क्या बन रहा है NO2 और NO2 से वापस क्या बन रहा है N2O4। तो जो इस डायरेक्शन में जाता है लेफ्ट टू राइट जो रिएक्शन जाता है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर दो रिएक्शन हैं, एक जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है और जो राइट से लेफ्ट जा रहा है। जो लेफ्ट टू राइट जाता है उसे आप कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और जो राइट टू लेफ्ट जाता है उसे आप कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है। फिर जो बात मैंने अभी जिसका जिक्र किया, ये जो रिएक्शन का रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यूं कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों का रेट जो है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि N2O4 के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जितनी स्पीड से यहाँ जा रहे हैं उतनी ही स्पीड से NO2 के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। इस चीज को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है, ये डायनामिक स्टेट है। क्या है, डायनामिक स्टेट। इसको हम कहते हैं डायनामिक स्टेट, जिसमें नहीं है बल्कि मूवमेंट हो रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट से मूवमेंट हो रही है। जितने मॉलिक्यूल्स इस तरफ जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस आ रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है एक और इक्विलिब्रियम के हवाले से, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब आपको जो पिछला रिएक्शन था ये वाला, इसको ब्रेक करके लिखा गया है। एक तरफ फॉरवर्ड लिखा गया है और एक तरफ बैकवर्ड। बैकवर्ड को रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं, एक ही बात है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका रेट लॉ। रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप कैसे लिखते हो कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये क्या है, के एफ क्या है, इट इज रेट कांस्टेंट इनटू N2O4 यानी रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ऐसे लिखा जाता है कि आप उसका कांस्टेंट लिखते हो, यहाँ पर उसको क्या कह रहे हैं, के एफ यानी रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। उसको मल्टीप्लाई कर देते हो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पर कितने रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट है, तो आपने उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए रिवर्स रिएक्शन। ये क्या होता है, जो आपने पिछला वाला बैकवर्ड रिएक्शन लिखा था। आप देखें कि बैकवर्ड रिएक्शन में NO2 से N2O4 बन रहा था। तो जब आप इसको सिंगल रिएक्शन करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें आपने रिएक्शन को चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ इसके लिखने का तरीका बदला। यहाँ पे आपने इसको कैसे लिख दिया कि NO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है। और इसलिए आप रेट कैसे लिखेंगे, के आर, आर फॉर रिवर्स रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इनटू NO2। अब यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि ये 2 है, ये 2 यहाँ पर क्यों आया। ये जो 2 है इसको आप क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। सो ये 2 है, ये कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन है और ये जिस भी रिएक्टेंट के साथ होता है वो रेट लॉ के अंदर उसकी पावर बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर ये 3NO2 होता तो ये NO2 का क्यूब हो जाता। तो कोफिशिएंट जो होता है रिएक्शंस में यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो रिएक्टेंट का हमेशा कोफिशिएंट उसकी पावर के तौर पर लिखा जाता है रेट लॉ के अंदर। नेक्स्ट देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम क्या स्टेज है, इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेज है कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल। इसलिए आप इन वाली इक्वेशन में से इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल हो गई है आपस में। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जब किसी की राइट लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है इक्वेशन की तो उसकी राइट हैंड साइड भी सेम होती है, उसको आप इक्वेट कर सकते हैं। सो इसको आपने इक्वेट कर लिया तो के एफ इंटू N2O4 इज इक्वल टू के एफ इंटू NO2। ये याद रहे कि जो NO2 के इर्द गिर्द ये जो ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट करती है,
कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है कि कंसंट्रेशन आपने इसकी सिंबॉलिक तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है, क्योंकि आपने इसको ऐसे नहीं लिखा, ब्रैकेट में लिखा है, हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, अगर आप कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को रीराइट करें, अगर आप के आर को यहाँ पर ले आएं और N2O4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो KF over KR is equal to NO2 स्क्वायर over N2O4। तो आपके पास जो रेशियो होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की, इसे आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, which is extremely important when you are studying equilibrium। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे किसी भी रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले ये आपके पास आ गया, एक जनरल रिएक्शन आ गया। ठीक है, इस जनरल रिएक्शन में जो ए है ये रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, सी प्रोडक्ट है और डी भी प्रोडक्ट है। ये जो स्मॉल ए है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ मोल्स। ये आपके लिए एक नई बात है। ये जो कोफिशिएंट आप जिस चीज़ को कह रहे हैं वो बेसिकली इक्वेशन में लिखे गए नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स। ए जो है वो ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी के हैं, स्मॉल सी कैपिटल सी के और स्मॉल डी कैपिटल डी के। इस तरह जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट है उसको K1 कह दिया है, और जो रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट को K-1 कह दिया गया। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे लिखेंगे, ए और बी को ब्रैकेट्स में लिखेंगे और जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो ऊपर उनकी पावर में आ जाएंगे। इसी तरह अगर बी को लिखेंगे तो बी के केस में सी और डी क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा, और इसके लिए आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। So equilibrium पे rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction. So जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप इसको दोबारा से क्या लिख दोगे, ये जनरल फॉर्म के लिए आपको बताया गया है, जैसे आपने पीछे सॉल्व किया है, जस्ट टू प्रैक्टिस मोर, ये आपको जनरल इक्वेशन के लिए बताया गया है। आप किसी भी रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। So K1 into AB is equal to K minus 1 into C into D. Reactant की concentration और product की concentration. Next comes the graph. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ। ग्राफ से पहले ये देखिए कि ये पिछली वाली जो इक्वेशन है इसको आपने फर्दर कंटिन्यू किया है, ये आपके पास इस फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि K1 इंटू ए बी इज इक्वल टू K माइनस 1 इंटू सी डी। तो आपने क्या किया, इन दोनों की रेट कॉन्स्टेंट्स की रेशियो निकाल दी। इसकी रेशियो निकालेंगे तो अगेन जैसे आपने लास्ट टाइम बताया मैंने आपको, इसको नीचे लिख देंगे तो सी डी ओवर ए बी आ जाएगा। सो इक्विलिब्रियम, तो ये रेशियो क्या होती है, रेशियो ऑफ rate constant of forward reaction and rate constant for backward reaction, इसे कहा जाता है equilibrium constant। और ये किसके इक्वल होता है, रिएक्टेंट्स की concentration over प्रोडक्ट्स की concentration over reactants की concentration। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अमोनिया वाला रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, अमोनिया लिखेंगे और अमोनिया के ऊपर आपने क्या बना देना है, क्यूब, क्योंकि वो क्या है, इसका कोफिशिएंट है। आगे इसको लिख के बताऊंगी मैं आपको। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है जी, वन केमिकल इक्विलिब्रियम is when a dynamic state is reached, the concentrations of A, B, C and D are invariant, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आती। इक्विलिब्रियम कहते ही उस पॉइंट को है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाती हैं किससे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, और रिएक्शन कंटिन्यू करता है बट द कंसंट्रेशन सेम रहती है। तो डायनामिक स्टेट क्या कह रही है कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं लेकिन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो मूवमेंट है, रिएक्शन जारी है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस आ रहे हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
नेक्स्ट आ जाइए ग्राफ के ऊपर। इस ग्राफ में ये जो एक्स एक्सिस है, हमेशा आप जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। ये जो रिएक्शन है इसमें यहाँ पर एक्स एक्सिस में आपने टाइम शो किया जो कि मिनट्स में शो हो रहा है, और वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। ये आपके पास जनरल रिएक्शन हो गया। इसमें ए बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और डी। अब आप ये देखिए कि जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट होता है तो उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो आपस में रिएक्ट ही नहीं किए रिएक्टेंट्स, तो बनाएंगे क्या, कुछ भी नहीं। तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी और मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी होगी, रिएक्टेंट की। सो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जब टाइम ज़ीरो होगा वो मैक्सिमम होगी। आप ये देखिए कि आपको इस ग्राफ में मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो किसकी बताई जा रही है, बिल्कुल ज़ीरो। ये रहा ज़ीरो टाइम पे जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो आपके पास आ रही है कहाँ से, इस रेड लाइन से आ रही है, ये वाली। ठीक है, अब आप देखिए कि ए और बी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्ट करेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। तो ये क्या आ रही है, उनकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। The concentration of reactants is decreasing with the passage of time at up to this point. तो ये जो रेड लाइन है ये किसकी हो गई, ये हो गई रिएक्टेंट्स की। इसी तरह इनिशियली एट टाइम ज़ीरो जो प्रोडक्ट्स थे वो ज़ीरो थे, तो ज़ीरो के करीब देखिए मिनिमम कंसंट्रेशन ये ब्लू लाइन शो कर रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। इस वजह से द पैसेज ऑफ टाइम द प्रोडक्ट्स द concentration of C and D will be increasing up to this point। अब रिएक्शन में होता क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाती है और प्रोडक्ट बढ़ती जाती है, तब तक बढ़ती है और तब तक कम होती है जब तक कि दोनों तरफ रेट जो है वो इक्वल ना हो जाए, और उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, इक्विलिब्रियम कहते हो। तो इक्विलिब्रियम तक ये रहेगा, उसके बाद दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये इस ग्राफ का मतलब है, इसको ऐसे स्टडी करते हैं और ऐसे इंटरप्रेट करते हैं और ऐसे प्लॉट करते हैं। कोई भी ग्राफ आ जाए, आपको कोई अमाउंट लिख के दे दी जाए कि यहाँ पर या फिगर बना दिया जाए ये वाला, तो आपको देख के पता चल जाएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ग्राफ की बेस पे, तो आपने क्या उसको पढ़ना होता है कि कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे कितनी है। मैं यहाँ से इसका एक पॉइंट उठा लूँ, कंसंट्रेशन उठा लूँ, उसमें मैं कैलकुलेट कर दूँ कि क्या अमाउंट है, तो वो फॉर्मूलाज वगैरह में आप अप्लाई करके वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है रेट वर्सेस टाइम बताया गया है। पहले क्या था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था, अब रेट वर्सेस टाइम है। अब देखिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाता है, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब ये जो रिएक्शंस की रेस है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट की टाइम के साथ साथ कम हो रही है तो रेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सब इक्विलिब्रियम पे इस तरह से मूव करेंगे, आगे जाके ये दोनों रेट्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, जिसे आप इक्विलिब्रियम की स्टेज कहते हैं। नाउ कंसिडर अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, जिसमें आप वो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। इफ द इनिशियल concentrations of hydrogen and iodine gases at 0.0175 molar, calculate the equilibrium concentration of the reactants and products if the equilibrium constant is 55.64 at 425 degrees Celsius। याद रहे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो है और रेशियो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी हुई। उसने आपको हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो बता दी है, जो कि इक्वल है, यानी इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ये हो गई। आपने इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन बतानी है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, और के इक्विलिब्रियम आपको दे दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले
हाइड्रोजन और आयोडीन का लिखेंगे, 2HI लिखेंगे और इनकी कंसंट्रेशंस लिखेंगे. Now see when the time was equal to 0, the initial concentration as given in the question would 0.0175 molar for hydrogen and similar for iodine. But the concentration of the product would be 0 when the time is 0 because the reaction has not started yet. So that would be 0 as well. But when the T is equal to equilibrium, then first try to understand product and from product try to understand the reactants. जब इक्विलिब्रियम पे था टाइम तो ये वाली कुछ अमाउंट बन गई और वो अमाउंट क्या थी 2x. हमें इसकी एक्चुअल अमाउंट नहीं पता लेकिन हम इसको x सपोज कर रहे हैं और x सपोज करने के साथ साथ ये अब x क्या है इसकी कंसंट्रेशन है और साथ में इसकी मोल्स भी आपने लगाने हैं वो क्या हो जाएंगे 2. तो 2x इसकी क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम. अब जो इसकी कंसंट्रेशन जो अमाउंट इसकी बनी है वो किससे बनी है रिएक्टेंट से बनी है. तो इक्विलिब्रियम पे कुछ रिएक्टेंट्स की अमाउंट कंज्यूम हुई है जो कि 2x बना दिए. तो जो बच गई वो कितनी होगी कि जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से आप प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन आ जाएगी. ये बन गई 2x. 2x बनी कैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट ने रिएक्ट किया तो 2x बना इक्विलिब्रियम पे. तो अब इक्विलिब्रियम पे पीछे कितना रह गया हाइड्रोजन और आयोडीन कि आप इनकी इनिशियल अमाउंट्स में से इसको निकाल देंगे तो जो बच जाएगा वो इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी. तो ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन. अब आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो आ गई हैं. नेक्स्ट आपने क्या करना है इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है जो कि ये है. इसे कहते हैं अगर आपको पेपर में मेंशन किया जाए या पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखिए तो वो ये होता है K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. यहाँ पे K इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें गिवन है 55.64 और ये किसकी है प्रोडक्ट की और ये है रिएक्टेंट की. अब प्रोडक्ट की आपको नहीं पता प्रोडक्ट की आपने क्या लिख दी 2x और चूंकि आपके पास इक्वेशन के अंदर स्क्वायर आता है तो 2x का स्क्वायर हो गया और नीचे आ गई इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन फॉर हाइड्रोजन एंड आयोडीन. अब आपने इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गई ये वाली इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन को अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है अगर तो सिंपल x होता तो इजी होता. यहाँ पर x स्क्वायर आ गया है. अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल हो और उसकी दो तरह की पावर्स हो तो उसके ऊपर ये वाली इक्वेशन लगती है. इसे आप क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें आपके पास जो a है वो क्या हो जाएगा 51.64. B क्या हो जाएगा -1.95 और C क्या हो जाएगा 0.0170. सो जब भी x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी दैट वुड बी A, जो x के साथ होगी दैट वुड बी B and without any variable would be the constant value this one C that would be equal to C. इसको सिंपली आपने मैथमेटिक्स फॉर्मूला यूज करके पुट करना है और आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी. अब x आपके पास आ गया x is equal to 1.37 10 to the power minus 2 molar और 2.41 10 to the power minus 2 molar. वो कैसे क्योंकि आपके पास x किसके इक्वल है इसके इक्वल है तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को तो ये आपके पास आ गया 2.73 10 raised to the power minus 2 मोलर. इसी तरह अब आपको अगर हाइड्रोजन की चाहिए तो वो आप इक्विलिब्रियम की इसकी सपोज वैल्यू में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास इसी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी. And similarly, you can get the concentration for I2 by putting the value of x in this equation, and that would be this. And these are equal because initially their concentration were equal. So moving on, the equilibrium expression when water is involved.
जब वाटर आ जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को कैसे देखा जाता है। आपके पास ये हो गया एक HCOOH formic acid which is a type of carboxylic acid plus water। जब भी एसिड और वाटर का रिएक्शन शो करते हैं तो आपके पास एक कॉन्जुगेट बेस आती है जिसमें कि नेगेटिव आइन आता है और एक आपके पास प्रोटॉन्स आते हैं। H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आइन भी कहा जाता है और इसको प्रोटॉन्स भी कहा जाता है। इस इक्वेशन को जब आप इक्विलिब्रियम के तौर पे लिखेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा, ओरिजिनल एक्सप्रेशन कैसा होगा कि प्रोडक्ट्स, ये आ गए प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ये आ गए रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के साथ वाटर जो मिसिंग है वो यहाँ चला गया है। वहाँ क्यों चला गया है? क्योंकि वाटर जो है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में लिया गया है। जब भी डिनोमिनेटर में अगर आप वैसे मैथमेटिकली देखें, अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी है, ये थाउजेंड्स है या लैक्स है, कोई भी बड़ा फिगर लिखा हुआ है अगर डिनोमिनेटर के अंदर, तो जो ओवरऑल आंसर है वो बहुत ही छोटा आता है। ठीक हो गया? तो एक तो ये वजह है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, वो वजह क्या है कि वाटर के एक्सेस में होने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन के अंदर कंसिडरेबल चेंज नहीं आता। इस वजह से आप क्या करते हो, उसे एज अ कांस्टेंट लेते हो। जब किसी चीज में चेंज ही नहीं आ रहा तो वो कांस्टेंट हुई, राइट? सो कांस्टेंट को आपने क्या कर लिया, राइट साइड पे कांस्टेंट के साथ ले गए। के इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो आपने वाटर को भी कांस्टेंट क्वांटिटी के तौर पर इसके साथ ले लिया। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो इसे आप क्या कहते हो, के ए कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, के ए, विच इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। क्योंकि आपने ये इक्वेशन किसके लिए ली थी, एसिड के लिए ली थी, तो ये बन गया ionization constant of an acid. This lecture will be continued. So far I am closing it here. So अगर आपके कोई questions हो, you can send me questions on the WhatsApp. Thank you.